बात करेंगे नेपाल में राजशाही के लिए हो रहे संग्राम की। नेपाल की जो पहचान था, हिंदू राष्ट्र का पहचान, ये समाप्त हुआ है। हमारा नहीं, समग्र सब जनता का यही चाह है, नेपाल में राजा सहित का प्रजातंत्र र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जो लोकतंत्र के आवरण में जो लूटतंत्र चल रहा है, इसके विकल्प खोज रहे हैं। वैदिक सनातन हिन्दू राज्य नेपाल कायम गरेर छाडिनेछ। पंद्रह जून 1215 की तारीख थी। इंग्लैंड के बैरन यानी नोबेल ने किंग जॉन को एक चार्टर सौंपा, जिसे मैग्ना कार्टा और ग्रेट चार्टर भी कहा जाता है। इस चार्टर के जरिए राजा की जवाबदेही तय की गई। 800 साल से ज्यादा पुरानी यही घटना लोकतंत्र की नींव साबित हुई, जिस पर लोकतंत्र की दीवार को खड़े होने में कई शताब्दियां लग गई। परिणाम स्वरूप अमेरिका दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के रूप में आज दुनिया में हमारे सामने है। उसी अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को कुछ इस तरीके से परिभाषित किया: लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। मौजूदा दौर की जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं, उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबसे बेहतर माना गया है। दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। खुद हमारा देश भारत इसकी एक शानदार मिसाल है। लेकिन भारत का ही पड़ोसी देश है नेपाल, और नेपाल में इसी डेमोक्रेसी पर सवालिया निशान है। खुद जनता लोकशाही के लिए विद्रोह का बिगुल फूंक रही, लोकशाही के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक रही है। 17 साल पुरानी राजशाही को वापस लेने के लिए जनता बेकरार है, और जिस लोकशाही के लिए नेपाल की जनता ने न जाने कितना लंबा संघर्ष किया था, आखिर उसी डेमोक्रेसी से इतनी जल्दी जनता का भरोसा कैसे उठ गया? जनहित स्पेशल में आज हम आपको यही समझाने वाले हैं। तो आपको बताएंगे, ये पहले तस्वीरें आप देखिए, 28 मार्च की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शनकारी और मौजूदा सिस्टम आमने सामने था। प्रदर्शनकारी नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी चाहते हैं। इसी मांग ने तब हिंसक शक्ल ले ली जब सुरक्षा बलों की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, और इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने भी जवाबी हिंसा की। कई दुकानों को, कई वाहनों को, सार्वजनिक संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। हालात को काबू में करने के लिए वहां कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। काठमांडू में हिंसा की आग अभी बुझ गई है, लेकिन हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी की ज्वाला लगातार जनता के दिल में धधक रही है, जो नेपाल की फिजा में अब साफ साफ धुएं के गुबार की तरह दिखाई पड़ रही है। शुक्रवार को हिंसक झड़प भी हुई थी, लेकिन फिलहाल शांति है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, आंदोलन अभी भी जारी रहेगा तब तक जब तक नेपाल को हिंदू राष्ट्र का दर्जा नहीं मिल जाता। फिलहाल हम नेपाल के एक रिहायशी इलाके में पहुंचे हैं। यहाँ पर कई सारे लोग खड़े हुए, इन लोगों से बात कर लेते हैं। नेपाल की जो पहचान था, हिंदू राष्ट्र का पहचान, ये समाप्त हुआ है। इसलिए हम इसको परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम भी नहीं, सारे नेपाली जनता जो जागरूक हो चुके हैं कि ये जो लोकतंत्र के आवरण में जो लूटतंत्र चल रहा है, इसके विकल्प खोज रहे हैं। तो ये तो पहचान था ना, विश्व का 150 करोड़ हिंदुओं का एक आस्था का केंद्र एक नेपाल, एक हिंदू राष्ट्र पहचान था ना, वो भी ये लोग ने बेचकर खा दिया। 81% हिंदू है नेपाल में, तो फिर भी अभी धर्मनिरपेक्ष कैसे ले रहा है? इसलिए हमारा नहीं, समग्र सब जनता का यही चाह है, नेपाल में राजा सहित का प्रजातंत्र र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसके मैं नहीं, सारा नेपाली इसके सपोर्टने में है। 82% नेपाल में हिंदू है, इसलिए सब ओमकार परिवार है, इसलिए हम सब नेपाली लोग हिंदू राष्ट्र और राजा सहित के हिंदू राष्ट्र के सपोर्ट में। जनता उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, जनता मत दिया। देने का बाद अभी जो 16 वर्ष के अंतराल में जो राज संस्था था, राज संस्था में उद्योग, कल कारखाना सब था, धर्म संस्कार संस्कृति हम सब पूर्वी दर्शन, पूर्वी सभ्यता, पूर्वी संस्कार में चलने लोग अभी अधर्मी विधर्मी सब ऐसे पार्लियामेंट में बैठकर
जितने जनता को ऊपर शोषण कर रहे हैं ये तो जनता ने तो चुना चुनाव में जी जनता ने चुना होगा उनको। जनता प्राइम मिनिस्टर को चुना नहीं। अभी हम सबको मांग है कार्यकारी प्रधानमंत्री, जो प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमंत्री जनता से मत लो और राष्ट्रपति के जगह में राजा अभिभावक में रहो। लोकतंत्र जो है, लोकशाही, उसे लोगों की आवाज माना जाता है, लेकिन लोग ही लोकशाही के विरोध में, राजशाही की वकालत में नेपाल में जुटे हुए हैं। नेपाल की जनता दो हिस्सों में बंट चुकी है और अब नेपाल में दो चेहरे सामने हैं। पहला पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का, दूसरा मौजूदा वामपंथी सरकार का। शुरुआत पहले किरदार यानी पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह से करेंगे। नेपाल में लोकशाही 17 साल पहले शुरू हो गई थी, लेकिन इसके खिलाफ विद्रोह का बिगुल बीते 2-3 हफ्तों से ही तेज हो रहा है। 9 मार्च की तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाली हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं 9 मार्च काठमांडू एयरपोर्ट की। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पोखरा से लौटे। राजा को रिसीव करने के लिए हजारों की संख्या में जो राजशाही के समर्थक थे एयरपोर्ट पर पहुंच गए। नेपाल की राजधानी में तो बिल्कुल जाम जैसे हालात बन गए थे। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के काठमांडू पहुंचने के 20 दिन बाद राजशाही समर्थकों ने वहां एक बड़ी रैली बुलाई। फिर भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में ज्ञानेंद्र शाह के पोस्टर नजर आ रहे थे। राजा आओ, देश बचाओ, इस तरीके के नारे जो हैं वो पोस्टर्स पर लहरा रहे थे। भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, हमें राजशाही वापस चाहिए, इस तरीके के नारे जो हैं वो नेपाल की फिजाओं में गूंज रहे थे। अब राजशाही की इसी मांग को कुचलने के लिए नेपाल की जो मौजूदा वामपंथी सरकार है उसने सड़कों पर फौज को उतारा और इसके बाद काठमांडू में जो हुआ वो तो आप पहले ही देख चुके हैं। विद्रोह को कुचलने का आदेश मौजूदा वामपंथी सरकार की तरफ से दिया गया। इसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। वहां मौजूद सामान को आग के हवाले कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है ये सब कुछ राजा के इशारे पर हो रहा है। और ये नेपाल के राजावादी गुंडों ने ये जो आगजनी किया है, जो विध्वंस किया है, ये राजतंत्र का चरित्र ही है। संसार भर भी ऐसा ही है, नेपाल में भी ऐसा ही है। और शताब्दियों से नेपाल में जो शासन कर रहे थे तो उन लोगों ने ये सब विध्वंस किया गया है। ये लोकतंत्र विरोधी, गणतंत्र विरोधी, जनता विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्व है ना। जनता का कोई खास सरोकार नहीं है। कुछ लोग जो निश्चित स्वार्थ के लिए, निश्चित उद्देश्य के लिए वो काम कर रहे हैं, वो लोग, उन लोगों का ये सब चीज है। नेपाल की मौजूदा वामपंथी सरकार ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नेपाल सरकार की तरफ से ज्ञानेंद्र शाह की सुरक्षा में कटौती की गई है। 28 मार्च को हुई हिंसा को लेकर ज्ञानेंद्र शाह को एक चिट्ठी भेजी गई जिसमें उन्हें विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा का जिम्मेदार कहा गया है। 7,93,000 नेपाली रुपए हर जाने के तौर पर उनसे चुकाने को कहा गया है। नेपाल में चल रही इस उथल पुथल के लिए सरकार ज्ञानेंद्र शाह को जिम्मेदार ठहरा रही है। वो आखिर हैं कौन, अब वो भी विस्तार से जानिए। ज्ञानेंद्र शाह साल 2002 में नेपाल की राजगद्दी पर बैठे। 2005 तक बिना राजनीतिक शक्तियों के संवैधानिक राज्य प्रमुख के रूप में शासन किया। उसके बाद उन्होंने सरकार और संसद को भंग कर पूर्ण सत्ता पर कब्जा जमा लिया था। आपातकाल की घोषणा कर दी थी। सेना का इस्तेमाल भी उन्होंने किया। फिर 2006 में राजशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद ज्ञानेंद्र शाह पद छोड़ने के लिए मजबूर हुए। उन्होंने बहुदलीय सरकार को सत्ता सौंपी। 2008 में संसद ने राजशाही को समाप्त करने के लिए मतदान किया। 1 दशक तक चले गृह युद्ध के बाद लोकशाही नेपाल में स्थापित हुई। और अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई जिन ज्ञानेंद्र शाह को नेपाल की जनता ने खुद ही उखाड़ फेंका था, 17 साल बाद अब जनता जो है फिर क्यों सिर आंखों पर बिठाने को ज्ञानेंद्र शाह को इतनी बेचैन हो रही है? जो ज्ञानेंद्र शाह 2 दशक पहले तक खलनायक, वो अब अचानक से नायक कैसे बन रहा है? दरअसल बीते 17 साल में नेपाल में अस्थिर सरकारों का दौर रहा। 13 अलग अलग सरकारें बन चुकी हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कमजोर होने की वजह से जनता का जो भरोसा है वो इस सरकार से टूट रहा है। महंगाई ले लीजिए आप, बेरोजगारी, आर्थिक हालात नेपाल में बद से बदतर हो चुके हैं। इसीलिए जनता इतनी परेशान है। नेपाल की 80% से ज्यादा हिंदू आबादी है।
लेकिन लोकशाही की स्थापना के बाद से जो डेमोग्राफी है वो लगातार बदल रही है। दावा तो ये किया जा रहा है कि वामपंथी सरकार में ईसाई आबादी में काफी इजाफा हो गया है। राजशाही समर्थक नेपाल की मूल पहचान बदलने को लेकर भी इस सरकार से नाराज हैं। नेपाल में नास्तिकता फैलाने के लिए, नेपाल के संस्कृति को कमजोर बनाने के लिए, नेपाल का संरचना को ध्वस्त करने के लिए जिस तरह से फंडिंग हुआ था, उसके जग में ये परिवर्तन हुआ था। और ये बात अभी नेपाल और नेपाल की जनता को ये बोध होने लगा है। अब ये आंदोलन को उस समय तक इसको निरंतरता देना है जब तक इस मुल्क में राजा सहित का प्रजातंत्र और वैदिक सनातन हिंदू अधिराज्य जब तक स्थापना नहीं होता है, ये आंदोलन निरंतर रूप में जारी रहेगा। अच्छा, ये जो नेपाल में लोकतंत्र के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है, इसके पीछे एक बड़ी वजह चीन भी माना जा रहा है। दरअसल वामपंथी सरकार लोगों की आवाज बनने की बजाय चीन की कठपुतली बन गई है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं नेपाल के। चीन नेपाल में लगातार दखल दे रहा है। कर्ज देकर चीन लगातार नेपाल को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। चीन का विस्तारवादी एजेंडा हम सब वाकिफ हैं, उसी को चीन नेपाल में भी धार दे रहा है। अक्टूबर 2024 में नेपाल के हुमला जिले के कई क्षेत्रों में चीन के अतिक्रमण की खबर सामने आई। स्थानीय लोगों का दावा है कि चीन ने उनके इलाके में जो कंटीले तार होते हैं, कंक्रीट की इमारतें होती हैं, वो खड़ी कर दी हैं। चीन की चाल जो है वो कहीं ना कहीं आवाम समझ रही है। लोकशाही के लिए जिस उन्होंने संघर्ष किया, वो लोकशाही चीन के आगे घुटने टेक चुकी है, इसीलिए लोगों में नाराजगी है। भारत के साथ नेपाल का बेटी और रोटी वाला रिश्ता है, लेकिन बीते कुछ साल से वामपंथी सरकार ने इन रिश्तों को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लिपुलेख काला पानी विवाद के जरिए विवाद खड़ा किया गया भारत और नेपाल के बीच। चीन के इस ट्रैप में श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश तक सब फंसे हैं। कर्ज की आड़ में चीन की मनमानी दुनिया देख चुकी है। नेपाल की जनता आने वाले संकट को समझ रही है, इसीलिए कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पर उतर आई है और विकल्प के तौर पर फिलहाल राजशाही ही नेपाल की जनता को नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।